टेक्स्ट का जो स्टाइल होता है वो करना हमने देखा था, फिर उसके फॉन्ट्स के पॉइंट देखे थे, हेडिंग किस साइज़ की होती है, सब हेडिंग कैसे होती है, क्वेश्चन और टेक्स्ट का जो स्टाइल होता है वो कैसे होता है, फॉर्मेट पेंटर देखा था। डिफरेंट कलर अगर करना हो तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं, इस पॉइंट से। यहाँ से हम डिफरेंट कलर्स को चूज़ कर कर अपना जो टेक्स्ट है वो उसको अपनी मर्ज़ी का कलर दे के हम उसको कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा मैंने आपको शॉर्ट कीज़ कुछ लिखवाई थी। ठीक है, ये वो शॉर्ट कीज़ हैं जो मैंने लिखवाई हैं, और प्लस में मैंने आप सबको कुछ शॉर्ट कीज़ सेंड भी की हैं। एक टेक्स्ट एक फ़ाइल में एक्सेल की फ़ाइल बनाकर मैंने आपको वो शीट्स वो एक्सेल की शीट एक फॉरवर्ड की है जिसके अंदर शॉर्ट कीज़ भी मेंशन की हुई है। ठीक है जी, आज के दिन में हम क्या करते हैं कि हम भी जो पॉइंट्स या बुलेट्स को यूज़ करना देखते हैं कि बुलेट्स हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जो हमने स्पेसिस दी थी पैराग्राफ के अंदर, देखें ये मेरा डाटा है, ये मेरा जो लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ तक इसमें एक तो ये है कि मैं ये पूरा देखना चाह रहा हूँ लेकिन ये पूरा नज़र नहीं आता, या मुझे नीचे करना पड़ता है या मुझे ऊपर करना पड़ता है, तो आधा डाटा छूट जाता है। तो मैं इसको जूम इन या जूम आउट कर सकता हूँ। मेरे कर्सर को देखें, ये राइट साइड पे कोने में, ठीक है, यहाँ पर जूम का बटन आ रहा है। जब आप इसको माइनस को क्लिक करते हैं तो ये ऐसे डाटा छोटा 2 पेजेस दिखा देता है, और जब आप इसको प्लस करते हैं तो ये वापस आपको, जब आप 100% करेंगे तो ये स्टैंडर्ड पेज की तरह आपको शो करेगा। ठीक है, तो अभी के लिए मैं इसको छोटा करूँ। ठीक है, अगर आपने कुछ टेक्स्ट लिख लिया है और आप उसको बुक की शेप में पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ पर नीचे रीड मोड पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से बन जाएगा पेजेस की शेप में, और आप बुक के पेजेस की तरह पेज नेक्स्ट और पेज बैक कर सकते हैं। आप इसको स्केप दबाएंगे तो ये यहाँ से एग्जिट हो जाएगा। स्केप कीबोर्ड के लेफ्ट टॉप कॉर्नर में होता है स्केप, और इस तरह से। अब यहाँ पर एक वर्ड हुआ है फोर्स विल, मैं इसको बैक से डिलीट कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं कुछ लिख, फॉलोइंग आर दी शॉर्ट कीज ऑफ, और उसके आगे मैंने कॉलन लगा दिया। ठीक है, ये जो कॉलन है, ये कॉलन इस तरह के वर्ड्स जैसे सेमी कॉलन, कॉलन, डबल कोट्स, एंगल ब्रैकेट्स, या क्वेश्चन मार्क, या क्वेश्चन मार्क, ये जिस तरह इस तरह के हैं, या फिर आपके पास एट द रेट, हैश टैग, डॉलर, परसेंटेज, एम्परसेंड, मल्टीप्लाई, माइनस, अंडरस्कोर, प्लस, ये जो सिंबल्स हैं, ये आप कोई भी कीबोर्ड पे दिखें और आप इनको ड्रॉ कर रहे हो, बनाना चाह रहे हो, तो आपने शिफ्ट का बटन दबा कर वो बटन प्रेस करना है जहाँ पर वो सिंबल होगा। ठीक है, जैसे ये ब्रैकेट्स, वो चीज़ वैसे ड्रॉ हो जाएगी। ये कैसे ड्रॉ होगी, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, शिफ्ट की प्लस, जब आप क्लिक करेंगे तो इसमें से कोई भी आप चीज़ बना सकते हो। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या है कि ये जो मैं डाटा लिख रहा हूँ, बेसिकली मैं इसको नंबरिंग देना चाहता हूँ। ठीक है, नंबर करना चाहता हूँ 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो मैं इनको नंबर कर सकता हूँ। नंबर कैसे कर सकता हूँ, मैं एक पे यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ और इधर चला जाता हूँ, यहाँ पे नंबरिंग, इसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये कहता है नंबर कैसे करना है, एक ही फॉर्म में करना है, बुलेट साइजेस देने हैं, या 1 2 3 4 करना है, या रोमन में नंबरिंग करनी है, या इस तरह से नंबरिंग करनी है, किस तरह से आप नंबर करना चाहते हो। तो मेरा कंसर्न है कि मैं ऐसी नंबरिंग करूँ। ठीक है, उसके बाद दोबारा से यहाँ पर जो मेरी है की, दोबारा मैं इस पर क्लिक करूँगा, इस पर दोबारा मैंने क्लिक किया, ये मेरी की है, मैंने दोबारा क्लिक किया तो ये बेसिकली इसको नंबर करता जाएगा। इसको आप, ये मैं टैब से या बैक से, ये जो स्पेस होती है उससे मैं इसको आगे कर सकता हूँ। ठीक है, इसको मैं फिर से नंबर कर देता हूँ और इसको मैं अंदर कर सकता हूँ। अब ये देखें, नोट करें
कि ये नंबर 2 पे ख़त्म हो रहा है और ये 3 से स्टार्ट होना चाहिए था, लेकिन ये नहीं हुआ, तो आप इसको राइट क्लिक करेंगे और इसको करेंगे कंटिन्यू नंबरिंग, तो ये दोबारा 3 से स्टार्ट हो जाएगा। और ये भी हो सकता है कि यहाँ से मैं दोबारा फर्स्ट 1 से स्टार्ट करना चाहूँ, तो मैं इसको राइट क्लिक करके करूँगा रीस्टार्ट, 3 दोबारा शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मैं इसकी नंबरिंग कर सकता हूँ। एक चीज़ आपको ये समझानी। दूसरा ये है कि यहाँ पर ये मैं लाजमी नहीं कि ये नंबरिंग करूँ, अगर मैं नंबरिंग नहीं करना चाहता तो ये मैं बुलेट्स यूज़ कर सकता हूँ। स्मार्ट कीज, इटैलिक, ये देखिए बोल्ड, ये दोबारा बुलेट्स बुलेट्स यूज़ कर रहे हैं। अब हम ये बुलेट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बुलेट हो गई। लेकिन अब इस टेक्स्ट को अंदर करना है तो मैं टैब का बटन दबा रहा हूँ, टैब 2 बार टैब दबाइए। ये लेफ़्ट साइड पर बटन है, लेफ़्ट साइड पे टैब लिखा हुआ होगा, ये 2 बार दबाया, ये दोबारा 2 बार, 2 बार, 2 बार और 2, ये हो गया। ठीक है, तो बेसिकली हम ये कीज़ यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से इस बॉक्स में, पैराग्राफ के बॉक्स में, जब ये टेक्स्ट मेरे पास ऐसे सिलेक्टेड है तो यहाँ पर एक बटन है, ये वही लाइन स्पेसिंग है जो हमने वहाँ से पैराग्राफ की सेटिंग्स में जाके सेट की थी। ये देखें 3 लाइन्स की स्पेस दे देगा, 2.5, 1.5, 1.15 और 1.0। ठीक है, मैं इसको कोई भी लाइन की स्पेस दे सकता हूँ। यहाँ तक 1.5 है और ये नीचे जो है ये 2 पॉइंट समथिंग हो जाएगी, या वो 1.5 पे शिफ्ट हो गया सारे का सारा। ठीक है जी, इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आज मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, जो लेटर ऑन हम इस्तेमाल भी करेंगे, यूज़ भी करेंगे। ठीक है, वो चीज़ है हमारी हेडिंग। वो चीज़ है हमारे पास हेडिंग। हेडिंग क्या होती है कि आपने इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट करने के बाद आप इसको यहाँ से हेडिंग 1 का नाम दे देंगे, हेडिंग 1, और आप इसको टैब देके आगे भी शिफ्ट कर सकते हो। ठीक है, ये मेरी जो भी मेरे पेज की मेन हेडिंग होगी, जैसे चैप्टर 1 एक मेन हेडिंग है, चैप्टर 2 एक मेन हेडिंग है, एंड सो ऑन। और उसके बाद मेरी सब हेडिंग है इंट्रोडक्शन एरियल, ये मेरी सब हेडिंग है इस चैप्टर की, तो मैं इसको हेडिंग 2 का नाम दूंगा। अब हेडिंग 2 में मेरा इंट्रोडक्शन है, फिर उसके बाद हेडिंग 2 में मेरा इंट्रोडक्शन के बाद क्या हो सकता है, एक्सप्लेनेशन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्सप्लेनेशन। यहाँ पर आ गया एक्सप्लेनेशन। ठीक है, और फिर इस एक्सप्लेनेशन में भी हम कुछ ना कुछ टेक्स्ट लिख देते हैं। आ गया एक्सप्लेनेशन के बाद मेरा दोबारा एक और चैप्टर शुरू हो गया। मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन। इधर से मैं नेक्स्ट चैप्टर पे जाता हूँ और यहाँ पर जाकर मैं इसको लिखता हूँ दोबारा से चैप्टर 2 इंट्रोडक्शन, एंड इसके अंदर भी मैं एक हेडिंग देता हूँ चैप्टर 2 की इंट्रोडक्शन। आप इसको मैं ऐसे सिलेक्ट करके हेडिंग 2 का नाम दे रहा हूँ, इसके अंदर लिखता हूँ दिस इज चैप्टर 2 इंट्रोडक्शन। उसके बाद मैं इसकी एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। ठीक है, जो कि इसकी हेडिंग 2 है। ठीक है, इस तरह से मैंने बहुत सारे चैप्टर बना लिए हैं इसके अंदर। ये नए पेज पर होगा चैप्टर 3, ये चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन एंड सो ऑन, इस तरह से। अब मुझे इस सब का एक चाहिए, टेबल ऑफ कंटेंट चाहिए, जहाँ से मुझे ये पता चले टेबल ऑफ कंटेंट में कि टेबल ऑफ कंटेंट में मुझे ये पता चल जाए कि बेसिकली मैं
मुझे टेबल ऑफ कंटेंट चाहिए जिसमें लिखा हो चैप्टर 1 किस पेज पर है, फिर चैप्टर 1 के अंदर पहली हेडिंग क्या है। जिस तरह से हमारा टेबल ऑफ कंटेंट होता है किसी भी बुक का, हमें वो बनाना है। हम जाते हैं जनाब ये टेबल ऑफ कंटेंट, यहाँ पे मैंने क्लिक किया हुआ पेज, सबसे पहले पेज के पहले लेटर पे, और टेबल ऑफ कंटेंट पे जाके वो मेरे से पूछता है किस तरह का टेबल ऑफ कंटेंट चाहिए। मैं उसको कहता हूँ इस तरह का टेबल ऑफ कंटेंट चाहिए। ये देखिए, आप नोट करें कि मुझे मुझे कुछ भी नहीं लिखना पड़ा। मुझे यहाँ पे कंटेंट्स लिखे हुए आ गए हैं। मैं इसको कर देता हूँ टेबल ऑफ कंटेंट। आप नोट करें, टेबल ऑफ कंटेंट के पेज नंबर्स उसने खुद से जनरेट किए, मैंने नहीं किए। पहला चैप्टर है, पहले चैप्टर के अंदर कौन कौन सी डेफिनेशंस हैं उसने खुद से की। चैप्टर 2 में कौन कौन सी डेफिनेशंस हैं उसने खुद से लिखी। चैप्टर 3 में कौन कौन सी डेफिनेशंस हैं उसने खुद से लिखी हैं, मैंने उसको नहीं बताया। इसी तरह से हम अगली क्लास में देखेंगे कि हम इसमें अगर हमारे पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर ढेर सारी फिगर्स आ गई, ढेर सारे टेबल्स आ गए, हम टेबल्स कैसे जनरेट करते हैं और उनके हम टेबल ऑफ कंटेंट्स कैसे जनरेट करते हैं। अभी के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। आज के दिन में हमने ये पैराग्राफ को देखा है कि ये पैराग्राफ क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने रेफरेंसेस में जाके टेबल ऑफ कंटेंट जनरेट किया, ठीक है जनाब। ये आप सब ने इसको देख लेना है, तैयार कर लेना है या प्रैक्टिस कर लेना है। और एक और चीज़ है इस पैराग्राफ में, वो मैं लास्ट में बता देता हूँ आपको। ये शो एंड हाइड, ठीक है, ये आपको ये बताता है कि कहाँ पर आपने क्या क्या किया है, इसके अंदर कहाँ स्पेसेस दिए हैं आपने, कहाँ पर आपने क्या कुछ किया हुआ है। तो ये इस तरह का सिंबल आ जाता है बना हुआ। ये सिंबल आप सेलेक्ट नहीं कर सकते, ये वैसे बना हुआ आ जाता है। ये देखें, ये मैंने स्पेसेस दी हुई है, ठीक है। और इस तरह से मेरे पास ये बताता है यहाँ पर कि ये आपकी लाइन ख़त्म हो गई है। और ये डिटेल्स होती हैं जिसको मैं बाद में सेटिंग करने के लिए इस्तेमाल करता हूँ। ये मैं इसको बंद कर दूँ, ठीक है। तो अभी के लिए हमारे पास इतना ही है, हम इसको क्लोज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि हम इसके साथ फर्दर क्या कर सकते हैं। क्लियर है? अब नेक्स्ट हमारा क्या जो लेक्चर है, हम बेसिकली इस लेक्चर की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो हम उस लेक्चर को कवर करते हैं जहाँ पर हमने लास्ट टाइम छोड़ा था। सी आर या जी आर मुझे ये बता सकते हैं कि लास्ट टाइम हमने कहाँ पर कवर किया था, या कोई दूसरा बच्चा भी बता सकता है? अभी पता लग जाता है कि लास्ट टाइम कहाँ तक किया था। वो होगा मेरे पास यहाँ पे रिकॉर्ड में।
ठीक है जी, हमने चैप्टर 2 स्टार्ट करना है। लास्ट टाइम हमने वहीं पर ही ख़त्म किया था। ठीक है, और अच्छा ठीक है जी, अभी क्या है कि हमारे पास जो है हमारा ये चैप्टर 2 है अबाउट द कीबोर्ड एंड द माउस। पहला जो चैप्टर था वो बेसिकली हमारा था कंप्यूटर हार्डवेयर के ऊपर, फिर उसके हम सॉफ्टवेयर के बारे में देख रहे थे कि कौन कौन से टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है, और वो सारी डिटेल्स जो थी ना हमने वो देखी, बेसिक डिटेल्स कि हमारे पास कौन कौन सी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं। और फिर हमारे पास नेक्स्ट क्या था, यूजिंग कीबोर्ड एंड द माउस। अब जो चैप्टर 2 है उसका पार्ट ये है, यहाँ पर बाय मिस प्रिंटिंग है, ये 3 नहीं है, ठीक है, ये 2 है, 2A। सबसे पहले हम कीबोर्ड को देखते हैं। ठीक है, कीबोर्ड क्या है? ये मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस है। कंप्यूटर के साथ पहली जो इनपुट डिवाइस कॉमनली यूज़ की जाती थी वो कीबोर्ड था। ठीक है, इसको प्राइमरी इनपुट डिवाइस कहा जाता है फॉर एंटरिंग द टेक्स्ट एंड द नंबर्स। एक्सटेंडेड कीबोर्ड के अंदर 100 कीज होती हैं। ठीक है, कुछ में 104 भी होती हैं, 3 भी होती हैं। ईच की सेंड अ डिफरेंट सिग्नल टू द सीपीयू। बिल्कुल इसी तरह से है, अगर आप ए का करेक्टर प्रेस करते हैं तो वो कंप्यूटर को बेसिकली ए की जगह 65 का डिजिट सेंड करता है। ये 65 का डिजिट 0 1 0 0 1 की फॉर्म में सीपीयू के पास जाता है। सीपीयू इसको समझने के बाद 010 को समझने के बाद वापस इसको डेसिमल फॉर्म में चेंज करता है जो कि 65 है, और ये 65 वापस हमें क्या करता है, एक करेक्टर बनाकर स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देता है। हर करेक्टर जो हम किसी कीबोर्ड से प्रेस करते हैं वो बेसिकली क्या करता है, सीपीयू को एक डिफरेंट सिग्नल देता है, एक डिफरेंट नंबर देता है। याद है ना कि पहला जो कंप्यूटर का आर्किटेक्चर था वो किसने डिज़ाइन किया था, वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर में। ठीक है जी बेटा, जब मैं आपसे कहूँ अटेंडेंस दे तो उस वक्त अटेंडेंस दीजिएगा, अभी अटेंडेंस मत दें। ठीक है, तो बेसिकली मैथमेटिशियन ने हमारा कंप्यूटर का आर्किटेक्चर दिया था वॉन न्यूमैन ने। इसी तरह से हमारे पास एबीसी जो पहला कंप्यूटर था वो भी मैथमेटिक्स की बेस पे था। तो बेसिकली पूरे का पूरा जो कंप्यूटर है एक्चुअली ये जो मैथ्स पे बेस कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम जो भी चीज़ करते हैं, जो भी काम करते हैं, उसके पीछे एक नंबर मैथ जनरेट होती है। वो मैथ बाइनरी में कन्वर्ट होती है और वो बाइनरी का डाटा जो होता है वो कंप्यूटर को समझ आता है, और कंप्यूटर वापस उस बाइनरी को हमें ह्यूमन लैंग्वेज में, जो करीब मोस्ट नियर टू द ह्यूमन लैंग्वेज है, उस पर डिस्प्ले कर देता है। द स्किल ऑफ टाइपिंग इज कॉल्ड की बोर्डिंग। कीबोर्ड पे जब हम कोई टाइप करता है तो हम उसको कहते हैं कि बहुत ही फ्लुएंट है कीबोर्ड पे टाइप करने में, तो हम उसको कहते हैं की बोर्डिंग कर रहा है। Means the ability to enter the text and numbers with skills and accuracy. How keyboard work? कीबोर्ड में एक कंट्रोलर होता है, छोटा सा हार्डवेयर लगा होता है, ठीक है, जो डिटेक्ट करता है की प्रेस हुई है। ये यही सारा फिनोमिना जो मैंने यहाँ पर आपको बताया, यही सब कुछ फिर से रिपीट होता है ये सारा। ठीक है, वो क्या कहता है, कीबोर्ड प्रेस होती है, कंट्रोलर उसको डिटेक्ट करता है। ठीक है, एक कीबोर्ड है, यहाँ से एक की प्रेस होती है, यहाँ से एक की प्रेस होती है। ये की जो प्रेस होती है आगे कंट्रोलर के पास चलती है। यहाँ से कंट्रोलर के पास चलती है। वो कंट्रोलर क्या करता है, उस की के पीछे जो भी नंबर होता है वो उसको डिटेक्ट करता है और उसको सेंड कर देता है सीपीयू को, प्रोसेसर के पास। प्रोसेसर क्या करता है, उसको समझ के उसका जो जवाब है उसको ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रोवाइड करता है, जो कि क्या है, एक सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, उसको ये चीज़ मिल जाती है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, उसके रिस्पॉन्स में रिस्पॉन्ड करता है और आपको वो लेटर रिपीट कर देता है, डिस्प्ले कर देता है।
कि जिसको देखकर आप दोबारा कोई ना कोई कीबोर्ड की की प्रेस करते हैं और फिर दोबारा वो इस तरह से चलता है। तो इस तरह से बेसिकली ये कीबोर्ड काम करता है। फिर हमारे पास नेक्स्ट एक हार्डवेयर है जिसको हम माउस कहते हैं। ठीक है, अब मॉडर्न कंप्यूटर्स हैव अ पॉइंटिंग डिवाइस। जिस तरह मेरे पास ये पेन है, आपको डिस्प्ले हो रहा है, ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है। A standard equipment allow the user to select the objects pointer moved by the mouse. A mechanical mouse कौन कौन से हैं? रबर बॉल determines the direction and the speed. जो हमारे पास बेसिकली एक मैकेनिकल माउस होता है, जो हमारे पास एक मैकेनिकल माउस होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, हमारे पास एक रबर बॉल होती है। अभी मैं आपको माउस की डिफरेंट शेप्स भी दिखाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगी कि रबर बॉल या सर मैकेनिकल माउस किसको कह रहे हैं। एक माउस जिस तरह से आजकल हमारे कंप्यूटर के साथ माउस कनेक्ट होता है, इसी शेप में वो माउस होता है, लेकिन नीचे से उसके पास उसके अंदर एक बॉल रखा होता है, मेटेलिक बॉल। ठीक है, वो बाहर अंदर से बाहर से रबर होता है, वैसे वो अंदर मेटेलिक होता है। वो जो रबर बॉल जो बाहर से होता है, ठीक है, वो क्या करता है, माउस को जिस तरफ हम घुमाते हैं वो बॉल अंदर घूमता है, तो वो डायरेक्शन भी बताता है और स्पीड भी बताता है। ठीक है, बॉल ऑफन रिक्वायर्स क्लीनिंग। कभी कभार हमें वो बॉल निकाल कर उसको साफ करना पड़ता था, क्योंकि वो सरफेस पे जब मूव करता है तो उसमें मैल चली जाती है, डस्ट आ जाती है। Inside the mouse, rollers and sensors send the signal to the computer and telling it the distance, direction and speed of the ball motion. ठीक है, अब माउस दो तरह के होते हैं, एक ऑप्टिकल माउस होता है और एक हमारे पास नॉन मैकेनिकल माउस होता है। ऑप्टिकल माउस कौन सा होता है? ये जो लेज़र वाले आजकल माउस बहुत कॉमन है, ये हमारे पास ऑप्टिकल माउस है। ठीक है, इस ऑप्टिकल माउस को हम नॉन मैकेनिकल माउस कह रहे हैं, इसी माउस को हम नॉन मैकेनिकल माउस कह रहे हैं। लाइट शो होती है इस माउस के अंदर, और वो जो लाइट है वो जब सरफेस को टकरा कर वापस इस माउस के अंदर जाती है तो वो उसकी स्पीड और डायरेक्शन को बताती है, रिफ्लेक्ट करती है उसकी स्पीड और डायरेक्शन को। रिफ्लेक्शन जो है उस लाइट की जो माउस से निकल रही है और सरफेस पे लगती है, वापस वो माउस को जाके अंदर सेंस करती है, सेंसर सेंस करता है, वो बताता है कि क्या स्पीड होगी और क्या डायरेक्शन होगी। ठीक है, इसकी मेंटेनेंस चाहिए होती है, थोड़ी बहुत ही मेंटेनेंस करनी पड़ती है, यानी कि ख्याल करना पड़ता है कि गिरे ना, टूटे ना। उसके बाद हमारे पास माउस क्या है, इंटरेक्टिंग विद अ माउस में हमारे पास क्या है, एक्शंस इन्वॉल्व पॉइंटिंग टू एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट को मुझे पॉइंट करना है, जैसे मैं ये लिखे हुए टेक्स्ट को पॉइंट आउट कर रहा हूँ, तो ये माउस मुझे हेल्पफुल है। इसमें क्लिक करता है किसी भी चीज़ पर। ठीक है, अगर मैं किसी आइकन को होल्ड कर सकता हूँ कंप्यूटर के अंदर, उसको एक जगह से दूसरी जगह रख सकता हूँ। ठीक है, इसी तरह मैं शॉर्ट मेन्यू ओपन कर सकता हूँ, जैसे मैंने ये ओपन कर लिया। ठीक है, और माउस के ऊपर एक और, ये गलत लिखा हुआ है, थोड़ी सी मिस्टेक है। माउस, मॉडर्न माउस इंक्लूड आ स्क्रोल व्हील। जो माउस के ऊपर एक थर्ड हमारे पास बटन होता है व्हील की शेप में, वो होता है हमारे पास, उसको हम स्क्रोल व्हील कहते हैं, स्क्रोलर, स्क्रोल व्हील। वो हमारी जो जिस तरह मैं स्लाइड्स के ऊपर नीचे कर रहा हूँ, ये मैं स्क्रोलर से कर रहा हूँ। ठीक है, बेनिफिट्स क्या है इस माउस के? पॉइंटर पोजिशनिंग इज फास्ट, मेन्यू इंटरेक्शन इज इजी, यूजर कैन ड्रॉ इलेक्ट्रॉनिकली, यूजर्स कैन ड्रॉ इलेक्ट्रॉनिकली। ठीक है, इस तरह ये मैं अब ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, माउस के जरिए ही मैं काम कर सकता हूँ, मेरे लिए आसान हो गया। माउस बटन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? यूजुअली हम राइट क्लिक करते हैं, माउस के अंदर तीन बटन होते हैं, इस तरह से होता है, ये माउस के ऊपर तीन बटन होते हैं। एक बटन ये है, एक बटन ये है, ये राइट बटन है, ये लेफ्ट बटन है। हम राइट बटन को जब क्लिक करते हैं हमारे पास ये मेन्यू ओपन होता है। लेफ्ट बटन से हम कोई भी क्लिक कर सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं, जैसे मैं ये डॉट्स बना रहा हूँ। ठीक है, हम इस को पोजीशन को, इस फंक्शन को चेंज कर सकते हैं, ऑपोजिट कर सकते हैं कि राइट क्लिक करने से मैं डॉट्स बनाऊँ और लेफ्ट क्लिक करने से मेरा मेन्यू ओपन हो। ये सब फंक्शंस मेरे हाथ में होते हैं कि मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर सकूँ। ठीक है, अब ये देखें, ये इस तरह के माउस होते हैं। ठीक है, ये एक माउस है, ये भी 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 एक माउस है, ये सारे माउस के टाइप्स हैं। लेकिन माउस में एक और तरह का माउस होता है जिसको हम ट्रैक बॉल माउस कहते हैं। ये वाला माउस जिसके ऊपर यहाँ पर एक बॉल लगी हुई है,
ठीक है। अपसाइड डाउन माउस, हैंड रेस्ट ऑन द बॉल। ठीक है, यहाँ पर ये हैंड रेस्ट की जगह होती है जहाँ हम हाथ रख सकते हैं, जगह रख सकते हैं, यहाँ पे हाथ रखने की जगह है। ठीक है। यूज़र मूव द बॉल, इस बॉल को हम हाथ से इधर को मूव करते हैं तो कर्सर जो पॉइंटर इधर चला जाएगा, अगर हम इधर मूव करेंगे बॉल को तो पॉइंटर इधर चला जाएगा। यूजेस लिटिल डेस्क स्पेस, थोड़ी डेस्क स्पेस इस्तेमाल करेगा। ठीक है, थोड़ी डेस्क स्पेस इस्तेमाल करता है, तो इसको हम ट्रैक बॉल माउस कहते हैं। वेरिएंट्स ऑफ द माउस में और हमारे पास क्या है, एक और तरह का हमारे पास माउस होता है जो कि आजकल हमारे पास की इसमें लैपटॉप्स में लगा होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रैक पैड। ट्रैक पैड, ट्रैक पैड क्या करता है, ये एक स्टेशनरी पॉइंटिंग डिवाइस है। ठीक है, एक ही जगह पर पड़ी रहती है, क्योंकि ये वाला जो माउस था ये तो हम एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं ना, लेकिन ये नहीं मूव होता, ये एक जगह पे पड़ा रहता है, रेक्टेंगुलर शेप में होता है। ठीक है, हम इस पर फिंगर्स मूव करते हैं और हमारा पॉइंटर मूव करता है। ठीक है, और ये पॉपुलर है लैपटॉप्स में, इसको हम कहते हैं ट्रैक पैड माउस। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक और माउस होता है जो कि इस तरह का बना हुआ आता है, कीबोर्ड के बीच में एक छोटा सा बटन होता है। इसको आप जैसे ही इस तरफ को ऊपर को प्रेस करेंगे तो कर्सर ऊपर जाता है, नीचे को प्रेस करेंगे तो नीचे जाता है, राइट एंड लेफ्ट इसी तरह से बिल्कुल माउस की तरह काम करता है। इसको हम कहते हैं लिटिल जॉयस्टिक ऑन अ कीबोर्ड, मूव द पॉइंटर बाय मूविंग द जॉयस्टिक। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक टर्म आती है जो कि इस कंप्यूटर की वर्ल्ड में यूज़ होती है, तो उसको हम कहते हैं एर्गोनॉमिक्स। उसको हम कहते हैं एर्गोनॉमिक्स। हमारा टाइम 4 मिनट रहता है, 4 मिनट के अंदर ये सेशन ख़त्म होगा, नेक्स्ट सेशन ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि स्पेस बीच में ना आए। ठीक है, साथ साथ आप सारे जो हैं अपनी जो अटेंडेंस है वो भी अब लगा दें। मैं चैट को ना इनेबल कर रहा हूँ ताकि आप उसमें अपनी अटेंडेंस लगा सकें। काइंडली आप लगाएं अटेंडेंस। तो हमारे पास एक टर्म होती है जिसको हम एर्गोनॉमिक्स कहते हैं। ठीक है, एंड इनपुट डिवाइसेस। एर्गोनॉमिक्स एंड इनपुट डिवाइसेस दोनों में क्या रिलेशनशिप है? एर्गोनॉमिक्स बेटा जी हम कहते हैं कि इंसान का किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ इंटरेक्शन, उसको हम कहते हैं एर्गोनॉमिक्स। ठीक है, अच्छा, इसका बेसिकली क्या ताल्लुक है, इसको हम स्टडी करते हैं, अभी देखते हैं एर्गोनॉमिक्स क्या चीज़ है। स्टडी ऑफ ह्यूमन एंड टूल इंटरेक्शन, इंसान की और टूल की आपस में जो इंटरेक्शन होती है, जैसे मैं माउस को मूव कर रहा हूँ आगे पीछे दाएं बाएं, ये मेरा इंटरेक्शन है ना माउस के साथ, या मैं कीबोर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ या मैं लैपटॉप इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो ये मेरा इंटरेक्शन है विद दिस। इसके ऊपर जो स्टडी करेगा कि इंसान माउस को कैसे इस्तेमाल करता है या इंसान कीबोर्ड को कैसे इस्तेमाल करता है, इसके ऊपर जो वो स्टडी करेगा, इसको हम कहते हैं एर्गोनॉमिक्स। इसको हम क्या कहते हैं, एर्गोनॉमिक्स। इसको हम कहते हैं एर्गोनॉमिक्स। अब मैं आपका सवाल लेता हूँ, मुझे ये स्लाइड खत्म करने में। अच्छा, इसके बाद क्या है, कंसर्न विद द फिजिकल इंटरेक्शन। बिल्कुल ठीक है, अटेम्प्ट्स टू इम्प्रूव द सेफ्टी एंड कंफर्ट। एर्गोनॉमिक इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग और अरेंजिंग वर्क प्लेसेस। ठीक है, एर्गोनॉमिक्स एक ऐसी साइंस है जिसमें ये पढ़ाई की जाती है कि हमें ये पता चले कि जो डिवाइस है वो और जो इंसान उसको इस्तेमाल कर रहा है वो, इन दोनों के दरमियान में इनको क्या इश्यूज हैं, क्या हर्डल्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जिस जगह पर, जिस टेबल पर मैं बैठ के काम करता हूँ वो ज़्यादा ऊंची है और मेरी चेयर नीचे है, जिसकी वजह से मेरी गर्दन थक जाए, या जो माउस यूज़ करता हूँ वो माउस मेरे हाथ के साथ कंफर्टेबल नहीं है, और जो मेरी कलाई है इसके अंदर जो हड्डी है, यहाँ पे नर्व्स हैं, वो नर्व्स का दब जाना कंसिस्टेंटली कई घंटों तक उसको इस्तेमाल करने से, तो इस चीज़ को बेहतर करना जो है ये एर्गोनॉमिक्स में शामिल होता है। Ergonomics is the process of designing or arranging workplaces, products, and systems so that they fit the they fit the people who uses them. They fit the people who use them.
अब कैसे हम उसको फिट करते हैं, उसको हम देखते हैं कि एर्गोनॉमिक्स हम किस तरह से अप्लाई करते हैं। हम यहाँ से एर्गोनॉमिक्स से यहाँ से हम दोबारा स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जब तक मैं आपके एक भाई जिसने हाथ खड़ा किया मैं उसका सवाल ले लूँ। किसी ने भी हाथ नहीं खड़ा किया हुआ, ठीक है। तो इसके बाद क्या है, एर्गोनॉमिक्स के ऊपर साइंटिस्ट ने जब स्टडी की तो उनको ये पता चला कि एक चीज़ है जिसको वो रेपिटेटिव स्ट्रेन इंजरी कहते हैं, RSI, रेपिटेटिव स्ट्रेन इंजरी। ये क्या होती है कि जब आप कंटिन्यूसली किसी चीज़ को ज़्यादा देर के लिए इस्तेमाल करें तो उसकी वजह से कोई डिसऑर्डर आए तो उसको हम रेपिटेटिव स्ट्रेन इंजरी कहते हैं। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, आप दोबारा ज्वाइन करिएगा सेशन।